Randomized Complete Block Design or RCBD. Welcome to all of you in the YouTube channel Horticulturist. I am Haider Ali. आज हम डिस्कस करेंगे RCBD को, Randomized Complete Block Design, जिसको हम यूजुअली RCBD के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में CRD को डिस्कस किया था हमने। अगर CRD अच्छे तरीके से आता हो तो RCBD में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। इसलिए अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं दिया तो पहले उसको ज़रूर देखें। उसके साथ ही एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था बेसिक टर्म्स वाला, छोटी सी वीडियो है 8-10 मिनट की, उसको ज़रूर एक दफ़ा देखें। तो RCBD को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी वही चीज़ें होंगी जो हमने CRD में डिस्कस की हैं। पहले जनरल लेआउट पढ़ेंगे, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, और उसके बाद पोस्ट हॉक टेस्ट है। एक दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा आएंगी, रिलेटिव एफिशिएंसी आएगी RCBD की, और मिसिंग वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले कि RCBD लगना कब है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सारे डिज़ाइंस को डिस्कस किया जाएगा। तो साथ साथ भी मैं आज CRD में भी मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी रिसर्च के अंदर, हमारे क्वेश्चन के अंदर फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं। अगर तो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है तो फिर हमारे जो बेसिक डिज़ाइन है CRD, RCBD और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, इनमें से कोई एक लगेगा। अगर मल्टीपल फैक्टर है तो फिर हम फैक्टोरियल जैसे प्लेट प्लॉट की तरफ जाएंगे अंडर अगेन CRD, RCBD या लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो RCBD कब लगेगा? जब सिंगल फैक्टर हो और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के अंदर वन वे वेरिएशन हो या वन वे हेट्रोजीनियस हो, यानी आपके जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं वो प्योरली होमोजेनाइज्ड ना हो। मिसाल के तौर पर हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट एजुकेशन के मेथड्स, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल दी हुई थी कि 4 एजुकेशन के मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ डिग्रीज से हैं। तो चूँकि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उनमें वेरिएशन है, वो मुख्तलिफ डिग्रीज से हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम CRD नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, सपोज वी वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ वेट रिड्यूसिंग डाइट on response variable weight loss. For this purpose, we select 4 different type of diet and card treatments. ये 4 हमारे पास मुख्तलिफ डाइट्स हैं जो हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पेशेंट के ऊपर उनका वेट कम करने के लिए। अगर तो वो सारे पेशेंट एक ही एज ग्रुप से हों, एक ही जेंडर से हों, सारा कुछ एक जैसा हो, होमोजीनियस है, तो वहाँ पर CRD लगेगा। यहाँ पर लिखा है जी, फर्दर वी सपोज दैट ओवरवेट पेशेंट्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट एज ग्रुप्स। अब चूंकि यहाँ पर उनके एज ग्रुप सेम नहीं है, वेरिएशन आ गई है उनके अंदर, तो यहाँ पर फिर हम RCBD की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन एक दूर कर लें। कन्फ्यूजन ये होती है कि हम वेरिएशन देखने लग जाते हैं फैक्टर्स के अंदर। याद रखें, वेरिएशन हमने देखनी है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के अंदर। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया पिछले दोनों लेक्चर्स में। तो चूंकि अब यहाँ एक्सपेरिमेंटल यूनिट सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, उनके एज ग्रुप डिफरेंट है, लिहाजा हम यहाँ पर CRD नहीं लगा सकते, हम RCBD की तरफ जाएंगे। अगर एक्सपेरिमेंटल यूनिट में वेरिएशन 2 वे हो तो फिर हम लैटिन स्क्वायर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ उनके एज ग्रुप डिफर कर रहे हैं, यानी कि वन वे वेरिएशन है, तो हम किस तरफ जाएंगे? RCBD की तरफ। Before conducting experiment, we divide the experimental units into 4 different groups in such that the experimental unit within group become homogeneous and between the groups become heterogeneous. जब भी हमने कोई वेरिएशन देखनी है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के दरमियान, तो उस वेरिएशन को कम करने के लिए हम ब्लॉक्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ब्लॉक्स की ज़्यादातर हम टर्म यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक हमेशा नंबर ऑफ रेप्लिकेशन के इक्वल होते हैं, जितनी रेप्लिकेशन हो उतने हम ब्लॉक बनाते हैं। और हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो ब्लॉक हमने बनाया है, एक ब्लॉक के अंदर वेरिएशन ना हो। एक ब्लॉक के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स रखे जाएं उनमें वेरिएशन ना हो,
एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के दरमियान वेरिएशन हो, इस लाइन का ये मतलब है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विद इन ब्लॉक बिकम होमोजीनियस एंड बिटवीन ग्रुप्स बिकम हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल हमारे पास फील्ड एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है, हमने एक छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हैं, तो एक ब्लॉक के अंदर एक सारे ट्रीटमेंट की एक एक रेप्लिकेशन आएगी और उसके दरमियान हमने कोशिश करनी है वेरिएशन ना हो, जबकि दो ब्लॉक के दरमियान वेरिएशन हो सकती है। टू रन दिस एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर्ड, सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल यूनिट काउंट करने हैं। वो कैसे करने हैं? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को मल्टीप्लाई कर लेना है रेप्लिकेशन के साथ, तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट निकल आएंगे। वो हमारे पास आ गए 16। अगर 4 रेप्लिकेशन, तो अगर 3 होती तो 12 आने थे, 12। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि CRD में ऐसा पॉसिबल है कि ट्रीटमेंट, पहले ट्रीटमेंट की रेप्लिकेशन 2 हैं, दूसरे की 3 हो, अगले की 4 हो, अगले की 5 हो, अगले की फिर 2 हो, यानी ट्रीटमेंट्स की रेप्लिकेशन डिफरेंट हो सकती हैं। RCBD के अंदर हमेशा सेम रेप्लिकेशन ही रहेंगी। अगर एक ट्रीटमेंट की 3 है तो बाकी सबकी भी 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। हर ट्रीटमेंट की एक जैसी रेप्लिकेशन होनी चाहिए, और जितनी रेप्लिकेशन होंगी उतने हम ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेट पर्सन कार्ड एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स एंड R इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स आर ब्लॉक्स। अब लेआउट के लिए हमने करनी इनकी रैंडमाइजेशन। CRD में हमने देखा था कि जितने टोटल नंबर एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो हम उतनी स्लिप्स बना लेते हैं, ठीक है। RCBD में हमने स्लिप बनानी है अगर लॉटरी मेथड से करना है। दो ही मेथड है, लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल मेथड। तो लॉटरी मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। RCBD के लिए आपके पास जितने ट्रीटमेंट हो आपने उतनी स्लिप्स बना लेनी है, यानी कि 4। हमारे पास 4 ट्रीटमेंट हैं, तो हम 4 स्लिप पेपर बना लेंगे सेम कलर के, सेम साइज के, और उनको कर लेंगे क्लोज। अब हमारे पास हैं ये 4 ब्लॉक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। कितने ब्लॉक होते हैं? जितनी रेप्लिकेशन होंगी। चूँकि रेप्लिकेशन 4 है तो इसलिए ब्लॉक भी जो है वो 4 होंगे। अगर रेप्लिकेशन 3 होती तो ब्लॉक भी होने थे 3, ठीक है जी। हम पहला स्लिप पेपर खोलेंगे, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। पहला स्लिप पेपर खोलेंगे, स्लिप पेपर के ऊपर फॉर एग्जांपल हमारा निकला है T2, तो हम पहले ब्लॉक के अंदर T2 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। या पहले पेशेंट को हम T2 वाली मेडिसिन दे देंगे। फिर स्लिप पेपर अगली खोलेंगे, निकल आया T4, नेक्स्ट T4, नेक्स्ट T1, नेक्स्ट T3। हमने इंश्योर करना है कि फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हर ट्रीटमेंट की एक एक रेप्लिकेशन आए, कोई ट्रीटमेंट मिस ना हो, और ना ही कोई ट्रीटमेंट 2 दफ़ा आए। फिर इसी तरह चारों स्लिप पेपर को क्लोज कर लेंगे और दोबारा से ब्लॉक 2 के लिए अगेन 1 1 करके ओपन करेंगे। इसी तरह ब्लॉक 3 के लिए और ब्लॉक 4 के लिए। ये हमारी हो जाएगी रैंडमाइजेशन। और जो हमारा लेआउट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये नीचे 3 कंडीशन लिखी हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन के इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में है 4 ही ट्रीटमेंट है, 4 ही रेप्लिकेशन है। ट्रीटमेंट कम भी हो सकते हैं रेप्लिकेशन से, 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, 4 रेप्लिकेशन या 5 रेप्लिकेशन। ट्रीटमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है जी। 5 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उनकी 3 रेप्लिकेशन हो सकती हैं, तो 15 एक्सपेरिमेंटल यूनिट बनेंगे, 3 ब्लॉक में आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ। ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द वेट लॉस इन kg बाय 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डाइट्स। ये हमें उसने लिख के दे दिया है जी। T1 पहले ब्लॉक में T2 अप्लाई किया तो 14 kg वेट रिड्यूस हुआ, फिर 11 kg रिड्यूस हुआ, T1 वाले का 8 kg रिड्यूस हुआ, 13 kg रिड्यूस हुआ, इस तरह सारे लिखे हुए हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन वेट रिडक्शन इज सेम फॉर ऑल ब्रांड्स। टेस्ट द ट्रीटमेंट इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि दोनों तरह से सवाल ये पूछा जा सकता है। उसके बाद कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इंटरप्रेट इट। फाइंड द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ दिस डिज़ाइन ओवर CRD। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि एक दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा आएंगी, एक रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है और एक मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी। बाकी 4 चीज़ें वही हैं, अप्लाई हॉक टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले से। टेस्ट द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, और टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन वेट रिडक्शन इज सेम फॉर ऑल ब्रांड्स। बिल्कुल उसी तरह हम स्टेप 1 पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। स्टेप 1 लिखेंगे H1 ऑल द ट्रीटमेंट्स, H0 H1 लिखेंगे ऑल द ट्रीटमेंट्स आर सेम एंड ऑल द ट्रीटमेंट वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज
सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। स्टेप 2 में लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। स्टेप 3 में लिखेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एफ टेस्ट या नोवा टेबल। स्टेप 4 पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है, ये यहाँ पर जो गिवन है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम नीचे एक अपना टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ ब्लॉक्स लिखेंगे और दूसरी तरफ ट्रीटमेंट्स लिखेंगे। T1, T2, T3, T4। CRD में जैसे हमने ट्रीटमेंट सेपरेट ब्लॉक बना लिया था, इसी तरह यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक ही होता है, यहाँ पर ब्लॉक्स सेपरेट आ गए। अब हम देखेंगे कि ब्लॉक 1 के अंदर T1 की वैल्यू क्या है, 8, वो हमने यहाँ पर लिखी। ठीक है जी। फिर ब्लॉक 2 के अंदर T1 की क्या वैल्यू है, 11, वो हमने यहाँ पे लिख ली। यानी ब्लॉक 2 और T1 और उसकी वैल्यू आ गई 11। इसी तरह ब्लॉक 3 में T1 कितना है, 9, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ब्लॉक 4 में T1 कितना है, 8, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम आ जाएंगे T2 पे। ब्लॉक 1 में T2 कितना है, 14, यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से हम ये सारा टेबल फिल कर लेंगे, 16 वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद हम ये ब्लॉक 1 है, इसका टोटल यहाँ पर निकाल लेंगे 46। यहाँ पे ब्लॉक 2 का टोटल, यहाँ पे ब्लॉक 3 का टोटल, यहाँ पे ब्लॉक 4 का टोटल। इसी तरह यहाँ पर T1 का टोटल, इन चारों वैल्यूज को प्लस करके यहाँ पर इसका टोटल। फिर नीचे T2 का, T3 का, T4 का। ब्लॉक का हमने मीन नहीं निकालना, ट्रीटमेंट का हमने मीन भी निकालना है। 36 टोटल था, 4 वैल्यूज हैं, 4 पे डिवाइड किया, 9। ट्रीटमेंट 1 का मीन आ गया। इसी तरह ट्रीटमेंट 2 का 15.5, ट्रीटमेंट 3 का 15.75, ट्रीटमेंट 4 का 12.75। उसके बाद हमने यहाँ पर निकाल लिया ग्रैंड टोटल। चाहे इनको ऊपर से प्लस कर लें, चाहे इधर ब्लॉक वाले को प्लस कर लें, ग्रैंड टोटल आ जाएगा। फिर ग्रैंड मीन निकालने के लिए हम इसको, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 16n, उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। 212 को 16 पे डिवाइड किया तो ग्रैंड मीन आ गया 13.25। उसके बाद बिल्कुल जैसे CRD में हमने करेक्शन फैक्टर निकाला था, वैसे ही यहाँ पर करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो करेक्शन फैक्टर आ गया 2809। ठीक है जी। उसके बाद TSS बिल्कुल वैसे ही जैसे CRD में निकाली थी, 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस अगेन 11 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड पे प्लस 13 का स्क्वायर। इन सबको जमा कर लेंगे और जो हमारे पास जवाब आया उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास TSS आ गई 189। उसके बाद हमने निकालना है एसएस ट्रीटमेंट। एसएस ट्रीटमेंट के लिए हम जो ट्रीटमेंट के टोटल है उनका स्क्वायर प्लस करेंगे। 36 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे उनको नंबर ऑफ एप्लीकेशन के साथ या नंबर ऑफ ब्लॉक्स के साथ। तो इस सारे का आंसर आ गया है 2927.5। उसमें से माइनस करेंगे करेक्शन फैक्टर और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 118.5। अब हम निकालेंगे एसएस ब्लॉक। ये एक एक्स्ट्रा है, CRD में हम ये नहीं निकालते। एसएस ब्लॉक के लिए हम ब्लॉक्स को प्लस करेंगे। ब्लॉक्स का जो सम है उसको प्लस करते जाएंगे। ब्लॉक 1 का स्क्वायर प्लस ब्लॉक 2 का स्क्वायर प्लस ब्लॉक 3 का स्क्वायर, जितने भी होंगे। ठीक है जी। और इसको हम डिवाइड करेंगे जितनी एक ब्लॉक के अंदर वैल्यूज हो, यानी जितने ट्रीटमेंट होंगे, और के साथ माइनस करेक्शन फैक्टर अगेन। तो ये एसएस ब्लॉक हमारे पास आ गया 52.50। नेक्स्ट स्टेप है SSE कैलकुलेट करनी है। वो SSE के लिए TSS माइनस एसएस ट्रीटमेंट माइनस एसएस ब्लॉक, ये हमारे पास आ गई 18। अब नोवा टेबल में वैल्यूज पुट कर देंगे। नोवा टेबल आ गया हमारे पास। सोर्स ऑफ वेरिएशन पहला ब्लॉक, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर SS, फिर MS, फिर F कैलकुलेटेड और F टैबुलेटेड। सोर्स ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट हमेशा T-1, ट्रीटमेंट हमारे 4 थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 3। फिर ब्लॉक्स, ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी R-1, 4 थी हमारे पास। एप्लीकेशन 4 + 1 3।
फिर टोटल n-1 16 में से 1 गया 15, और एरर के लिए फिर हम इस 15 में से ब्लॉक और ट्रीटमेंट माइनस कर देंगे। 15 माइनस 3 और 3 6, ये आ गया 9। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट के सामने एस एस ट्रीटमेंट, ब्लॉक्स के सामने एस एस ब्लॉक्स, एरर के सामने एस एस एरर या एस एस ई जिसको हम कहते हैं, और टोटल के सामने टी एस एस। उसके बाद एम एस में आ जाएंगे। एस एस ट्रीटमेंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट पे डिवाइड करेंगे, तो ये एम एस 39.5 आ गया। इसी तरह एस एस ब्लॉक को डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ब्लॉक पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 7.50 आ गया। इसी तरह एस एस ई को डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एम एस ई आ जाएगी। उसके बाद एफ कैलकुलेटेड में आ जाए। एम एस ट्रीटमेंट 39.50 को एम एस ई पे डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास 19.75 जवाब आ गया। इसी तरह 7.50 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 8.75 आ गया। याद रखें एफ कैलकुलेटेड के लिए डिवाइड हमेशा हमने एम एस ई से ही करना है। उसके बाद एफ टैबुलेटेड, इसका फार्मूला होता है एफ अल्फा इंटू एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो सामने ट्रीटमेंट है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चूंकि ट्रीटमेंट की भी 3 है, ब्लॉक की भी 3 है, इसलिए दोनों की सेम वैल्यू जवाब आया 3.86। तो अब एफ कैलकुलेटर को हम कंपेयर करेंगे। 19.75 भी 3.86 से बड़ा है और 8.75 भी, इसलिए ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है और ब्लॉक का इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है। सिंस एफ कैलकुलेटेड फॉर ट्रीटमेंट एंड ब्लॉक is greater than f tabulated, so the both treatment and block effects are significant। यानी पहला क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये वाला, एंड इंटरप्रेट इट। सीवी का वही फार्मूला जो हमने सीआरटी में पढ़ा था, सीवी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम एस ई डिवाइडेड बाई ग्रैंड मीन। एम एस ई हमारी कितनी है, 2, उसका अंडर रूट, ग्रैंड मीन हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर, ये 13.25, इसके साथ डिवाइड करेंगे एंड फाइनली मल्टीप्लाई विद 100, जवाब आ गया 10.67। अब चूंकि 10.67 जो है, हमें पता है सीवी फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए अगर 20 से कम हो तो हमारे रिजल्ट रिलायबल होते हैं, अगर 20 से ज़्यादा हो तो रिजल्ट रिलायबल नहीं होते। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सीवी इंडिकेट्स डिग्री ऑफ प्रिसीजन विद विच ट्रीटमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड इज अ गुड इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। The CV expresses the amount of experimental error relative to the size of data. Small the value CV indicates reliability of the experiment। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद था जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द डिज़ाइन ओवर सीआरडी। हमने देखना है कि ये आरसीबी लगाने का हमें फ़ायदा भी कोई हुआ है कि नहीं हुआ। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ आरसीबी और सीआरडी का, ये वाला। आर ई स्टैंड फॉर रिलेटिव एफिशिएंसी, फार्मूला है R-1 इंटू एम एस ब्लॉक प्लस R इंटू T-1 इंटू एम एस ई डिवाइडेड बाई R T-1 ओवर एम मल्टीप्लाई बाई एम एस ई। तो R हमारे पास थे 4, ये 4 नीचे आ गया, उसमें से 1 माइनस कर दिया। एम एस डी हम देखेंगे एनोवा टेबल से, ये है जी एम एस का खाना ब्लॉक, और एम एस बी ये एम एस ब्लॉक 17.50, ये हमने 17.5 यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस आर कितना था जी 4, एप्लीकेशन थी हमारे पास, टी भी 4, -1 किया, एम एस ई हमारा 2 था नोवा टेबल में से, ये सारी हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो फाइनल रिलेटिव एफिशिएंसी आ गई 2.55। तो अगर आर ई 1 के बराबर आ जाए तो उसका मतलब होता है सी आर डी और आर सी बी डी इक्वली एफिशिएंट है, कोई फ़ायदा नहीं, हमें जो मर्जी लगा सकते हैं हम। अगर आर ई की वैल्यू आ जाए 1 से कम, तो इसका मतलब होता है आर सी बी डी लेस एफिशिएंट है, सी आर डी ज़्यादा एफिशिएंट होगा, हमें वो यूज़ करना चाहिए। अगर आर ई की वैल्यू आ जाए 1 से ज़्यादा, इसका मतलब आर सी बी डी एफिशिएंट है। तो यहाँ पर 2.55 आई है, तो इसका मतलब है आर सी बी डी ज़्यादा एफिशिएंट है, हमने ठीक डिज़ाइन लगाया है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन लिखी हुई। अब सवाल ये है कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस रिलेटिव एफिशिएंसी की जो वैल्यू आई है इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 का मतलब है कि आर सी बी डी और सी आर डी बराबर है। तो 2.55 में से 1 माइनस करेंगे, जवाब आ जाएगा 1.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 टाइम या परसेंटेज जो है वो आर सी बी डी मोर एफिशिएंट है देन सी आर डी।
फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि CRT में हम कितनी रेप्लिकेशन लगाएं तो उसके रिजल्ट्स RCBD के जैसे आएंगे। उसका सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास कि जितने हमने ब्लॉक यूज़ किए थे उनको मल्टीप्लाई करना है RE की वैल्यू से। 4 हमने ब्लॉक यूज़ किए थे, RE की वैल्यू 2.55 है, मल्टीप्लाई किया 10.2 आ गया, तो राउंड ऑफ करके 11। ये राउंड ऑफ के लिए यहाँ पर वो 5 वाला रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर हमेशा हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो 11 एप्लीकेशन अगर हम CRT में लगाएं इसी एक्सपेरिमेंट की, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे CRT के वो RCBD जैसे ही होंगे। तो अब आपका फैसला है CRT लगाएं या RCBD। नेक्स्ट है पोस्ट ऑक टेस्ट। पोस्ट ऑक टेस्ट 4 हैं, टकी टेस्ट या HSD टेस्ट जिसको कहते हैं, दूसरा शेफे टेस्ट है, तीसरा LSI टेस्ट है, चौथा डनट टेस्ट है। डनट टेस्ट कब लगेगा? जब कोई ना कोई एक कंट्रोल होगा। LSI टेस्ट कब लगेगा? जब कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होगा। बाकी टकी और शेफे में से आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगाएं। सबसे पहले जी टकी टेस्ट। तो हम सर स्टेप 1 में चारों ट्रीटमेंट के मीन्स लिख लेंगे, y बार T1, y बार T2, y बार T3, y बार T4। ये हमने यहाँ पर ऊपर निकाले थे, ये वाले ट्रीटमेंट मीन्स। तो वो हमने स्टेप 2 में हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा 9 आ गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। फिर हम कंपेयर करेंगे आखिरी को पहले से, आखिरी T3 वर्सेस T1, T3 वर्सेस T4, T3 वर्सेस T2, ये इधर लिखे हुए नीचे। फिर जब तीनों से हो गया फिर उसको छोड़ देंगे, सेकंड वाले को ले लेंगे, T2 वर्सेस T1, T2 वर्सेस T4, फिर वो भी हो गया। फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे T4 वर्सेस T1, ये सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। अब T3 वर्सेस T1 है, तो T3 हमारे पास है 15.75, उसमें से माइनस करेंगे T1 9.0, यहाँ पे लिखा हुआ 15.75 माइनस 9, जो आप आ गया 6.75। इसी तरह सबको माइनस करते जाएंगे और इनके आंसर यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मीन्स। नेक्स्ट जो कॉलम है वो HSD वैल्यू, उसका फार्मूला नीचे दिया हुआ है। HSD वैल्यू इज इक्वल टू Q अल्फा इंटू ट्रीटमेंट इंटू एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू MS/E/2 इंटू 1/RI प्लस 1/RJ। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा 0.05 है, ट्रीटमेंट 4 थे, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, MSE हमारे पास 2 आई है, 2 कांस्टेंट है, रेप्लिकेशन दोनों की 4 ही। तो ये जो Q की वैल्यू है ये Q टेबल से आ जाएगी, 4.42 आ गई। फाइनल HSD वैल्यू हमारे पास सारा ही कैलकुलेशन करने के बाद आ गई 3.13। तो यहाँ पर 3.13 पुट कर देंगे इस सारे टेबल में नीचे तक। ये जो 6.75 है ये 3.13 से बड़ा है, तो ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट 3.0 छोटा है तो नॉन सिग्निफिकेंट है, 0.25 छोटा है नॉन सिग्निफिकेंट है, 6.50 बड़ा है सिग्निफिकेंट है। इसी तरह ये सारे लिख देंगे हम, कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट है और कौन सा पेयर नॉन सिग्निफिकेंट है। आगे आ जाएंगे शेफे टेस्ट। पहला स्टेप वही है, ट्रीटमेंट लिख लेने हैं। दूसरा स्टेप भी वही है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देने हैं। तीसरा स्टेप भी वही है, चौथा स्टेप भी वही है। फर्क सिर्फ यहाँ पर आएगा, HSD वैल्यू की जगह पर आ जाएगी S वैल्यू, और S का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। HSD इज इक्वल टू Q था, और वहाँ पर Q अल्फा इंटू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इंटू एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आएगी, अंडर रूट ऑफ T-1 इंटू F अल्फा T-1 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सारे का अंडर रूट। ठीक है, और उसके बाद MSE, ये सारा वही है, बस फर्क क्या है कि 2 से डिवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके S वैल्यू आ गई 3.40। अगेन उसको कंपेयर करते जाएंगे और आगे हम लिखते जाएंगे कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट है और कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है। उसके बाद आ गया जी डनट टेस्ट। डनट टेस्ट कब लगना है? जब कोई एक कंट्रोल हो। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अ कंट्रोल अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर ट्रीटमेंट्स। लेट T1 इज अ कंट्रोल। हम सपोज कर लेते हैं कि T1 है वो हमारा कंट्रोल है, तो इसमें हम सिर्फ
कंट्रोल के साथ सबको कंपेयर करेंगे। अगर T1 कंट्रोल है तो T2 वर्सेस T1, T3 वर्सेस T1, T4 वर्सेस T1। डिफरेंस इनके वैसे ही निकालने जैसे ऊपर हमने निकाले हैं। अब ये यहाँ पर गलती है, HSD वैल्यू नहीं, यहाँ D वैल्यू आएगी। D वैल्यू का ये फार्मूला है, T अल्फा T -1 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम MSE 1/RI + 1/RJ। तो D वैल्यू आ गई 2.86 तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, तीनों वैल्यूज़ बढ़िया आ रही हैं, तो इसका मतलब तीनों ही जो है वो सिग्निफिकेंट है, तीनों ही हमारे ट्रीटमेंट T2 T3 T4 जो है वो कंट्रोल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन LSI टेस्ट, उसके लिए हमें कोई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चाहिए। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर ट्रीटमेंट, मींस लेट T4 एज अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। हमने सपोज कर लिया कि T4 जो हमारा वो है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जी। अब इसके लिए हम निकालेंगे LSI वैल्यू। इसके लिए हम जैसे ऊपर तीनों टेस्ट में हमने ये बनाए हैं कॉलम्स, ये नहीं बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे अहम बात जो मैं बताता चलूँ, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी, एक सवाल में एक ही टेस्ट लगेगा। कौन सा लगेगा ये क्वेश्चन की नेचर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कंट्रोल हो तो आंखें बंद करके चुपचाप डोनर टेस्ट लगा देना। अगर क्वेश्चन में कोई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो तो आंखें बंद करके LSI टेस्ट लगा देना। अगर ना कंट्रोल हो ना स्टैंडर्ड हो तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे टकी लगाएं चाहे शेफे लगाएं। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये वाला टेस्ट लगाएं तो फिर वो ही लगाना पड़ेगा। तो LSI के लिए हमने T4 को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया है। LSI वैल्यू निकाल लेंगे, उसका ये फार्मूला है आसान सा, T अल्फा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम और आगे MSE 1/RI + 1/RJ का अंडर रूट। वैल्यू LSI की आ गई 1.83। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम, जो हमारा स्टैंडर्ड है y/s, हमने T4 को कंसीडर किया है, उसके अंदर प्लस कर देंगे। T4 जो हमारा स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू थी 12.75, उसमें 1.83 प्लस करेंगे, जो आप आ जाएगा 14.58। अब हम देखेंगे अगर किसी ट्रीटमेंट का मीन इस वैल्यू से बड़ा है तो इसका मतलब है वो इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर छोटा है इसका मतलब नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें T2 भी बड़ा है, T3 भी, तो ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, T1 स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है जी। उसके बाद ये दरमियान वाले को आप जस्ट इग्नोर करें, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद आ जाएं जी आप मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन RCBT। फॉर सपोज कि ये हमने डाटा नोट किया था और ये जो 7.53 है ना पहला ब्लॉक, ये हमारे वैल्यू नहीं ले सके किसी गलती की वजह से, या कोई ट्रीटमेंट हमारा चोरी करके ले गया, या हमने कोई बारिश आई और ट्रीटमेंट ख़राब हो गया, ठीक है, या कोई फ्रूट प्लांट था कोई फ्रूट तोड़ के ले गया, किसी भी वजह से हम इसका डाटा नहीं ले सके। तो अब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, उसका ये फार्मूला है जी। ये 4 स्टेप को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले ये फार्मूला है, वाई वो हमारी मिसिंग वैल्यू है, y इज इक्वल टू स्मॉल b मल्टीप्लाई बाय कैपिटल B प्लस स्मॉल t मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T माइनस g डिवाइडेड बाय b-1 इंटू t-1। अब ये स्मॉल b, कैपिटल B, स्मॉल t, कैपिटल T और g क्या है इनको हम देखते हैं। ये हमारी 7.53 जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है पहले ब्लॉक में, ये हमारी मिसिंग वैल्यू है। ये सपोज इस वक्त यहाँ पर नहीं है, तो बाकी हमने वैसे ही जैसे ऊपर इनके टोटल लिए थे ले लेने हैं। ये 2 वाली वैल्यू है हमारे पास 6.1 प्लस 6.9 प्लस 5.6 प्लस 6.4, ये हमारे पास आ गए 20.0। ठीक है जी। ट्रीटमेंट ए का हमारे पास मिसिंग वैल्यू को निकाल के टोटल आ गया 25। ये 4 ट्रीटमेंट है, ABCD, 4 ड्रग्स, 5 ब्लॉक है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह बी का टोटल, सी का टोटल, डी का टोटल। अब नीचे की तरफ ब्लॉक्स के टोटल है। 7.53 हमारे पास फिलहाल नहीं है, मिसिंग वैल्यू है ये। 6.7 का टोटल, 7.1 का टोटल, 6.7 प्लस किया तो ये टोटल आ गया 20.5। अब ये सारे हमने टोटल निकाल लिए, इसी तरह ग्रैंड टोटल निकाल दिया जैसे ऊपर हमने किया था। अब यहाँ पर जो स्मॉल बी है वो है बेसिकली नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ये पढ़ा करके फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉल बी की जगह हमारे पास है नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 5, तो ये हमने 5 लिख दिया है।
कैपिटल बी है उस ब्लॉक का टोटल जिसके अंदर मिसिंग वैल्यू है, और उस मिसिंग वैल्यू को निकाल के जितना टोटल आया है वो आ गया 20.5। ये हमने पुट कर दिया जी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसके साथ कैपिटल बी प्लस स्मॉल टी क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे पास है ABCD 4, ये हमने 4 पुट कर दिया। इनटू कैपिटल डी क्या है, उस ट्रीटमेंट का टोटल जिसमें मिसिंग वैल्यू है। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है टी कैपिटल, ये आ गया 25, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस ग्रैंड टोटल, जो मिसिंग वैल्यू के अलावा हमारे पास ग्रैंड टोटल आया है 112.2। ठीक है जी, ये वाला कैपिटल टी, ये वाला 25, ये हाईलाइट पता नहीं क्यों हुआ। ये कैपिटल बी, नीचे b-1 बी नंबर ऑफ ब्लॉक्स 5 हैं, उसमें से एक माइनस किया t-1, तो ये y की वैल्यू सबको सोल्व करके आ गई 7.53। 7.53 हम इसके अंदर लिख देंगे, उसके बाद ये की करेक्टेड टोटल निकालेंगे। ये 25 था तो 7.5 प्लस किया तो 32.5 आ गया करेक्टेड टोटल। बाकी तीनों टोटल तो सेम वही रहेंगे। इसी तरह इधर ब्लॉक का टोटल चेंज हो जाएगा, 28 हो गया 20 से, और ग्रैंड टोटल में भी वो 7.53 प्लस हो जाएगा, तो ये 119.73 हो गया। ठीक है जी, ये था पहला स्टेप। स्टेप 1 क्या, हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। स्टेप 2 है जी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ द टोटल एंड एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब हमने एंड पे नोवा टेबल बनाना है इस डाटे का, तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल में से एक एक्स्ट्रा माइनस करनी है जो हमारी मिसिंग वैल्यू थी। ठीक है जी, अब यहाँ पर टोटल आना था n-1 20 - 1 19 आना था। अब एक मिसिंग वैल्यू भी थी इसलिए उसको भी माइनस किया, हमारे पास 18 जवाब। इसी तरह फिर एक एरर में से भी हमने माइनस करना है, तो 12 की जगह 11 हो गया। ट्रीटमेंट और ब्लॉक में से नहीं करना। ठीक है जी, तीसरा स्टेप है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 22 कैलकुलेट करनी है इस फार्मूले की मदद से, और उसको फिर सब्ट्रैक्ट करना है TSS में से और ट्रीटमेंट की SS में से। ये है जी 22 का फार्मूला। क्या फार्मूला है जी, कैपिटल बी वो कितना था 20.5 माइनस टी इंटू 1 इंटू वाई जो हमने निकाला है उस सारे का स्केयर डिवाइडेड बाई t-t1 का स्केयर। ये सारी वैल्यूज पुट की, यहाँ पर 20.5 बी आ गया, ये टी आ गया, ये 7.5 वाई आ गया, तो 22 हमारे पास आ गई 0.364। अब इसको किस किस में से माइनस करना है, TSS में से, ये यहाँ पर करके दिखाया हुआ, और SS ट्रीटमेंट में से, ये यहाँ पर किया हुआ। ठीक है जी, उसके बाद बाकी सारा नोवा टेबल उसी तरह आ जाए। यहाँ पर देखिए आप, जो ऊपर मैंने बताया था कि एफ टेबुलेटेड का फार्मूला है एफ एल्फा इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर। 0.05 एल्फा की वैल्यू है, ये यहाँ पर 3, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ये 3 ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 11 एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एफ 3.59 आया। नीचे वाला 3.36 क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, ट्रीटमेंट की 3 थी। ठीक है जी, ये 4 है इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई, एफ एल्फा इंटू 4 इंटू 11। तो ये RCBD के अंदर इस तरह से मिसिंग वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। RCBD इसके साथ ही हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ तक कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको अगेन रिपीट कर दूँगा। तब तक के लिए, जब तक अगला लेक्चर अपलोड नहीं होता, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।